वो बनना चाहता था फौजी, लेकिन बन गया गैंगस्टर। वो करना चाहता था देश की सेवा, लेकिन बन गया देश का सबसे बड़ा दुश्मन। आज कहानी एक ऐसे डॉन की जिसके चर्चे हिंदुस्तान में तो होते ही हैं, साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान भी उसके नाम से थर थर कांपता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर में आज बात हम करेंगे यूपी के डॉन, दाऊद के करीबी रहे और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बने गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव की। वो बबलू श्रीवास्तव जो बिल्कुल सामान्य से मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, जिसका परिवार पढ़ा लिखा और सभ्य था, लेकिन वक्त और हालातों ने ऐसी पलटी मारी कि एक आम सा दिखने वाला लड़का बन गया बहुत बड़ा गैंगस्टर। 1999 का बॉम्बे, एक के बाद एक धमाके, खून, खौफ और अंडरवर्ल्ड का आतंक। दुनिया दाऊद इब्राहिम के नाम से कांप रही थी, लेकिन उसकी परछाई में एक और नाम था बबलू श्रीवास्तव। वो एक ऐसा गैंगस्टर था जो गोली से नहीं बल्कि दिमाग से काम करता था, जो बैंकॉक, दुबई और नेपाल तक पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका था। एक दौर था जब बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम का बहुत खास हुआ करता था। जो कोई भी दाऊद के खिलाफ निगाह उठाता, बबलू उसे पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और वही दाऊद इब्राहिम जिसका बबलू श्रीवास्तव राइट हैंड हुआ करता था, वो बबलू की जान का दुश्मन बन बैठा। देखिए रिपोर्ट। क्राइम वर्ल्ड में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खौफ की पहचान बन जाते हैं। यूपी के गोरखपुर से निकलकर माफिया डॉन बने बबलू श्रीवास्तव की कहानी खून, बारूद और करोड़ों के खेल से भरी है। कौन था बबलू श्रीवास्तव? कैसे बना पुलिस और सिस्टम के लिए सिरदर्द? और आखिर क्यों आज भी उसका नाम माफिया की किताबों में दर्ज है? लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाला एक लड़का दुनिया को कानून का सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। कानून के दायरे में जिंदगी के कायदे को रखने की चाह रखने वाला लड़का कब कॉलेज की सियासी दीवारों पर चढ़कर बैठ गया, पता ही नहीं चला। वो 28 सालों से जेल में बंद है, सजा उम्र कैद। लेकिन वो समय से पहले रिहाई चाहता है। हत्या और अपहरण समेत तकरीबन 40 से ज्यादा मामलों में वो वांटेड है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव की। उसके नाम से पूरा उत्तर प्रदेश उस दौर में थर्राता था, क्योंकि खौफ का दूसरा नाम बन चुका था बबलू श्रीवास्तव। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी सहयोगियों में से भी एक था बबलू श्रीवास्तव। लेकिन अब जब कभी भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मनों की गिनती होती है, तो उस गिनती में एक नाम और होता है, और वो होता है बबलू श्रीवास्तव का।
1982, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाले ओम प्रकाश ने अपने दोस्त नीरज जैन को छात्र संघ के चुनाव में महामंत्री पद के लिए खड़ा किया था। कॉलेज में चुनाव प्रचार चल रहा था। इसी दौरान बातचीत बढ़ गई और झगड़ा हो गया और देखते ही देखते दो गुटों के बीच चाकूबाजी होने लगी, फायरिंग होने लगी और इसका आरोप लगता है ओम प्रकाश पर। पुलिस ओम प्रकाश को जेल भेज देती है। जेल से बाहर आने के बाद ओम प्रकाश ने अपनी पुरानी जिंदगी को जेल में ही छोड़ दिया था और अब उसने वो रास्ता चुन लिया जिसके सफर में दहशत के दरख्त थे, जुर्म की ललकारें थी, जरायम की काली दुनिया थी और इस सफर की मंजिल इंतकाम था, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। दुनिया में अपनी ऐसी जगह बनाओ कि किसी से रास्ता ना मांगना पड़े, बल्कि दुनिया आपकी कुर्सी खाली रखे। बस यहीं से गाजीपुर का ओम प्रकाश श्रीवास्तव बन गया बबलू श्रीवास्तव, जो जरायम की दुनिया में खूनी कहानियां लिखने लगा और यूपी में जुर्म के पर्दे पर बबलू श्रीवास्तव का नाम सबसे ऊपर लिख गया। जुर्म के दलदल में कैसे उतरा बबलू श्रीवास्तव? वकालत के रास्तों पर चलने का ख्वाब देखने वाले ओम प्रकाश के दिल में अब सियासत की गलियां हिलोरे मारने लगी। अब बबलू के दिमाग में जिरह और बहस की दलीलें नहीं, बल्कि बादशाहत की बातें गूंजने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव के जेल से बाहर आने के बाद अन्ना गैंग की उस पर नजर थी। अन्ना गैंग का सरगना अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए बबलू श्रीवास्तव की गैंग को कमजोर करने लगा और बबलू श्रीवास्तव की गैंग पर हमला करने लगा। सियासत में अच्छा पावर रखने वाले अन्ना महाराज ने स्कूटर चोरी के आरोप में बबलू को जेल भिजवा दिया। 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद बबलू श्रीवास्तव बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद बबलू श्रीवास्तव और अन्ना गैंग के बीच गैंग वार शुरू हो गई। अन्ना गैंग और बबलू श्रीवास्तव के बीच हुई गैंग वॉर में कई जाने चली जाने के बाद भी ये गैंग वॉर शांत नहीं हुई। गैंग वॉर में लखनऊ की अमन पसंद फिजा बारूदी हो गई। बबलू गैंग अब खुलेआम रंगदारी और अपहरण करने लगा। बबलू श्रीवास्तव ने जरायम की दुनिया को अपने धंधे की दुकान बना लिया और बबलू श्रीवास्तव बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। बबलू ने अपने धंधे में किडनैपिंग को अपना खास अंदाज बना लिया और किडनैपिंग करके बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा वसूलना उसका टशन बन गया। अरुण कुमार शुक्ला उर्फ अन्ना की मां के बीच में पड़ने की वजह से ही अरुण कुमार शुक्ला उर्फ अन्ना और रामगोपाल गैंग के बीच सुलह हो गई। क्योंकि बबलू श्रीवास्तव अन्ना से बदला लेने की वजह से ही रामगोपाल गैंग में शामिल हुआ था, उसे ये सुलह रास नहीं आई। बहुत जल्द उसने रामगोपाल गैंग को अलविदा कह दिया और अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया। अपने गैंग में जुर्म की शुरुआत उसने किडनैपिंग और फिरौती से की। बहुत जल्द बबलू श्रीवास्तव का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और एक दौर ऐसा आया जब बबलू श्रीवास्तव का नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक फैल गया। तीनों ही राज्यों में लोग बबलू श्रीवास्तव के नाम से कांपने लगे थे, क्योंकि वो चुटकियों में किडनैपिंग को अंजाम देता था और करोड़ों की फिरौती वसूल किया करता था। जुर्म की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव का नाम उस दौर में किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाने लगा था। बबलू के किडनैपिंग किंग बनने की कहानी। एक समय था
जब डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। जिस पर बबलू की नजर पड़ती थी, जिंदगी की रहम की भीख मांगने लगते थे। बबलू श्रीवास्तव को क्रूर डॉन माना जाता था। वो अपने पास रहम मांगने वालों को कभी नहीं बख्शता था। उसके किडनैपिंग किंग से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के कनेक्शन की खूब चर्चा हुई। जुर्म की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव धीरे धीरे कदम जमाता गया और पूरे देश में किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर हो गया। बबलू ने पूरे देश में अपने गैंग का जाल फैला दिया। बबलू श्रीवास्तव पूरे देश में वारदातों को अंजाम देने लगा। रंगदारी, वसूली और किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव का धंधा बन चुके थे। बबलू श्रीवास्तव अब पुलिस के लिए वांटेड हो चुका था। उसका क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा था। कई राज्यों की पुलिस बबलू की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन बबलू श्रीवास्तव पुलिस को चकमा देकर बचता रहा और इस दौरान बबलू श्रीवास्तव नेपाल भागने में कामयाब हो गया और नेपाल से अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। उसका किडनैपिंग करने का जो तरीका था आम अपराधी से अलग था। जो उसके लिए यंग लड़के काम करते थे, एक हाथ से दूसरे हाथ को ये नहीं पता होता था किसकी किडनैपिंग करनी है, पैसा कहाँ लिया जाएगा, किडनैपिंग के बाद में जिसको किडनैप किया गया है उसको कहाँ छिपाया जाएगा, रखा जाएगा। उसकी जो कहानियां हैं, बहुत अनगिनत कहानियां हैं कि उसका जो ऑपरेशन करने का, खास तौर से एक्सटॉर्शन या फिरौती मांगने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक हाथ से दूसरे हाथ, एक चैनल से दूसरे चैनल को नहीं पता होता था कि उसकी ड्यूटी कहाँ तक है और कहाँ उसको जाकर अपना करना है। इसी क्रम के अंदर उसने बहुत सारी वारदातों को अंजाम दिया। डॉन बबलू श्रीवास्तव की क्राइम कुंडली। छात्र संघ चुनाव के विवाद में साल 1982 में पहला केस दर्ज हुआ। जेल से छूटने के बाद दबंग राम गोपाल मिश्रा गुट से बबलू जुड़ गया। साल 1989 में बबलू पर चंद्रा स्वामी से जुड़ने का आरोप लगा। 90 के दशक में बबलू पहले नेपाल और फिर दुबई चला गया। माफिया मिर्जा दिलशाद बेग ने दाऊद से उसकी मुलाकात कराई। साल 1995 में इंटरपोल ने सिंगापुर से बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा हत्याकांड में बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसकी जानकारी नेपाल के एक बहुत बड़े दिलशाद बेग नाम के क्रिमिनल से हुई, जो कि गैंग ऑपरेट करता था। उसके सहारे से वो दुबई गया और दुबई जाकर उसने दाऊद इब्राहिम के साथ में उसको इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उसका एक आपराधिक कैरियर शुरू हो गया। और अपराध के उस कैरियर के दौरान में उसने तमाम डकैती, फिरौती, एक्सटॉर्शन, मर्डर, तमाम जितनी भी हीनियस ऑफेंसेस है, सारे ऑफेंसेस के अंदर वो इन्वॉल्व रहा। एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर खड़ी होती है। साल 1989 में वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली में चंद्रा स्वामी के पास भागा आया। वहीं चंद्रा स्वामी, जिनका कभी भारत के शेर से सरकार तक कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन कुछ समय बाद ही बबलू श्रीवास्तव की उनसे बिगड़ गई और वो पुलिस के डर से भारत छोड़कर नेपाल भाग गया। नेपाल में उसकी मुलाकात माफिया डॉन मिर्जा दिलशाद बेग से हुई। मिर्जा बेग गुंडा होने के साथ साथ दाऊद के इशारे पर भारत के खिलाफ जासूसी का काम भी करता था। दाऊद से उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। फिर उसके कहने पर साल 1992 में बबलू श्रीवास्तव दुबई चला गया, जहां मिर्जा बेग के जरिए बबलू श्रीवास्तव की मुलाकात भारत से फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने लगा और दुबई में बैठे बैठे भारत में दहशत फैलाने लगा। जब उसने अतिरिक्त सीमा शुल्क के एक कलेक्टर का 93 में मर्डर किया, उसके बाद वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। मॉरिशस गया, सिंगापुर गया, बैंकॉक गया
और तमाम जगह पर अपने आप को छिपाता रहा। परंतु अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए तो दाऊद इब्राहिम से उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई। उसको अच्छा नहीं लगा कि बहुत सारे बेगुनाह हिंदुस्तानी उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारे गए थे। इस बात पर दोनों में तनातनी हुई और दोनों आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए। परंतु चूंकि वो भगोड़ा था और बहुत जगह छिपने की कोशिश कर रहा था और दाऊद को उसके सारे ठिकाने और सारी चीज़ों का पता था, तो अल्टीमेटली मॉरिशस और उसके बाद में सिंगापुर से वो अरेस्ट हो गया। दाऊद के साथ दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर। डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने के बाद बबलू श्रीवास्तव का गैंग बेहद ताकतवर हो गया। उसने देश भर में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। दाऊद के नाम पर बबलू श्रीवास्तव बड़े बड़े व्यापारियों को अपने गुर्गों से धमकी दिलवाता, किडनैपिंग करवाता और फिर उनसे फिरौती वसूलता। देश की कई बड़ी किडनैपिंग में बबलू श्रीवास्तव का नाम शामिल था। फिरौती न मिलने पर बबलू श्रीवास्तव उस शख्स की हत्या करवा देता था। लंबे वक्त तक बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता रहा और गुनाहों की खूनी तहरीर लिखता रहा। सिर पर दाऊद का हाथ होने की वजह से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वो तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1993 में पूरी तस्वीर बदल जाती है। ये नौसिखिया था, कॉलेज से निकला हुआ लड़का था। इसको लगा कि किसी का सहारा लेकर मैं आगे जा सकता हूँ इस फील्ड के अंदर। इसी क्रम के अंदर वो उनके साथ आ गया, उनका राइट हैंड बन गया। परंतु उसको लगा कि मंजिल अभी और दूर है, क्योंकि दाऊद उस टाइम पीक पर था। तो उसने सोचा कि दाऊद से दोस्ती करने का सबसे बढ़िया तरीका, जो नेपाल में दिलशाद बेगम है जिनका वहाँ दबदबा था नेपाल के अंदर, उसी क्रम के अंदर वो नेपाल चला गया, उनसे दोस्ती हुई। वो उसको दुबई ले गए, दुबई में दाऊद से मुलाकात हुई और फिर उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत क्राइम बढ़ा, राजनीतिक लोगों से साठगांठ हुई। इसी क्रम के अंदर उसने 3 बार इलेक्शन भी लड़े, हालांकि हार का मुंह देखना। मुंबई धमाकों के बाद छोड़ा दाऊद का साथ। 12 मार्च साल 1993 ये वो तारीख थी जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल उठी। धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने दी कंपनी को अलविदा कह दिया। और दाऊद के लिए जान देने वाला बबलू दाऊद का ही दुश्मन बन बैठा। एक तरफ पुलिस बबलू के पीछे पड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम भी उसकी जान लेने को बेकरार था। बबलू अलग अलग देशों में अपनी जान बचाता फिर रहा था। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव पर पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा को गोलियों से भूनने का आरोप लगता है और इस मामले में कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन बबलू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। और आखिरकार गहन तफ्तीश के बाद बबलू श्रीवास्तव को सिंगापुर से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में उसे पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। बबलू श्रीवास्तव ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। पाकिस्तान की सरकार ने भारत की जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव पर लाहौर में धमाका करने का आरोप लगाया था। इल्जाम था कि 23 जून 2021 को बबलू श्रीवास्तव ने लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट करवाया था। ये धमाका हाफिज सईद को टारगेट बनाकर किया गया था।
जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग घायल हुए थे। लेकिन हाफिज सईद बच गया था। जिस समय यह हमला हुआ था उस समय बबलू बरेली जेल में बंद था। बबलू पर किडनैपिंग, हत्या समेत कई मामलों में केस दर्ज है। बबलू से क्यों दहला पाकिस्तान? जेल में रहते हुए भी बबलू पर कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगा। दाऊद इब्राहिम और बबलू श्रीवास्तव के बीच की दुश्मनी को देखते हुए पाकिस्तान के बयान को जोड़कर देखा गया। पाकिस्तान ने भारत पर बबलू श्रीवास्तव के जरिए आरोप लगाकर छवि खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि डेविड के संबंध भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एजेंट से थे। इन एजेंट्स में एक बबलू श्रीवास्तव और दूसरा अली बुदाइश का नाम होने का दावा किया गया। इन दोनों ने सईद के घर के बाहर धमाके के लिए साजिश रचकर पैसों का इंतजाम किए जाने की बात कही। AIG महमूद ने आरोप लगाया था कि रॉ का एक ऑपरेटर संजय तिवारी भी है और उस पर बबलू श्रीवास्तव के टेरर नेटवर्क को चलाने का आरोप लगाया। समी उल हक और नवीद अख्तर पर हैंडलर होने का दावा किया गया। हक और अख्तर ने धमाके को अंजाम दिया था। हालांकि इसे हास्यास्पद ही करार दिया जा सकता है। दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी लेने के बाद बबलू भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने लगा था। उसकी मदद से ही नेपाल के माफिया और पाकिस्तान के मददगार डॉन मिर्जा दिलशाद बेग को मार गिराया गया था। उसने मिर्जा बेग को फंसाने के लिए अपने गैंग की एक महिला अर्चना शर्मा को दुबई भेजा था। शायद इसीलिए उस समय पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने खुद बबलू का नाम लिया था। जब आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने तो बबलू को रॉ का फ्रंटमैन भी कह दिया था। लेकिन अगर आप बीती खबरों पर ध्यान देंगे तो बबलू जेल के अंदर डरा बैठा है। बाहर इतने दुश्मन बैठे हैं कि बबलू को जेल ही महफूज लग रही है। दाऊद के साथ मिलने से उसका चमक तो गया ही था इस फील्ड के अंदर, अपराध की दुनिया के अंदर, पर जब उसके बीच में डिफरेंसेस हुए और वो उससे अलग हुआ तो ये भी कहा जाता है वो जेल के अंदर बंद है। हालांकि उसने एक ही बार याचिका लगाई थी कि मुझे जेल से बाहर कर दिया जाए, परंतु ये भी कहा जाता है वो अब वो जेल से आना ही नहीं चाहता। उसको आज भी इतना डर है दाऊद का कि शायद दाऊद उसको आने के बाद मरवा सकता है। जिस तरह से और बड़े बड़े गैंगस्टर्स का हशर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, या तो पुलिस की गोली से मारे गए या फिर वो दूसरे राइवल गैंग की गोली से मारे गए, तो वो अपने आप को जेल में ज्यादा महफूज और ज्यादा सुरक्षित समझता है। बबलू श्रीवास्तव ने काल कोठरी में अपराध के विषय पर 3 किताबें लिखी हैं। बबलू श्रीवास्तव की पहली किताब साल 2004 में अधूरी ख्वाहिश और दूसरी किताब 2018 में बढ़ते नाम से प्रकाशित हुई। तीसरी किताब का नाम क्रिमिनल है। इस किताब में उसने अपनी जुर्म की दुनिया के सभी राज खोले हैं। किताब में दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र है। शायद ये किताब बबलू के उस ख्वाब को बताती है जिसमें वो बनना चाहता था आर्मी ऑफिसर, लेकिन राहें उसे अपराध की दुनिया तक ले गईं और बना दिया क्राइम किंग। साल तक जेल में रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव के आचार विचार और व्यवहार में काफी बदलाव आया। अब बबलू श्रीवास्तव जेल में ही खुद को सुरक्षित मानता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि उसे पैरोल पर रिहाई मिल सकती है, मगर बबलू श्रीवास्तव ने कोर्ट में कभी पैरोल के लिए पैरवी नहीं की। राजनीति में बबलू की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर वो जेल से छूट भी जाता है तो उसका इरादा फिल्में बनाने का था। बबलू श्रीवास्तव की कहानी एक प्रतिभाशाली छात्र से लेकर खतरनाक डॉन बनने की कहानी है।
वो आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। किडनैपिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड और दाऊद तक उसका नाम जुड़ा रहा। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वो 30 साल से जेल में बंद है, लेकिन सवाल ये कि अगर वो बाहर आया तो क्या दोबारा अपराध की दुनिया में लौटेगा? क्या बबलू को समय से पहले रिहाई मिलनी चाहिए या उसे अपनी सजा पूरी करनी होगी? फिलहाल हिस्ट्री शीटर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी और गैंगस्टर की क्राइम कुंडली के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।